जय हिंद दोस्तों, आइए आज बात करते हैं करंट अफेयर्स की दुनिया में। और अगस्त महीना का ये करंट अफेयर्स है दोस्त। आपको बता दें कि ये करंट अफेयर्स अगस्त क्लास 2 होगा। ये दोस्त क्लास 2 होगा और ये बीपीएससी, एसएससी, एनडीए और रेलवे से संबंधित ये करंट अफेयर्स होते हैं, जिसमें 10 सवाल होते हैं। और 10 सवाल के साथ आपको दोस्त बता दें कि स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको डेली के जो करंट अफेयर्स बताए जाते हैं, जिसमें जो स्टैटिक जीके है उस पर भी कवर किया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त आपको बता दें कि आज के डेट में कम से कम किसी भी एग्जाम में को क्वालिफाइड करने के लिए आपको 30% करंट अफेयर्स को देखना आपको जरूरी है। और डे टू डे आप करंट अफेयर्स से हूबहू हुई है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही आपको एग्जाम को क्वालिफाइड करा सकता है। तो आइए पहला सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। और पहला का सवाल दोस्त है, केरल विधानसभा ने, ये देखिए, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये केरल है और केरल का विधानसभा है और ये अपना राज्य का नाम बदलना चाह रहा है। राज्य का नाम बदलने के लिए इसके पीछे वहां का जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, और उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको बता दें कि जो रीजन दिया है ना, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, वजह क्या है केरल का नाम बदलने के लिए और क्या करने की बात कर रहे हैं। तो ये केरल का नाम केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये केरलम, अभी केरल बोला जाता है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में जब परमिशन मिल जाएगा, जब परमिट हो जाएंगे तो केरलम नाम रखा जाएगा। तो दोस्त आपको बता दें कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी ने पेश किया है, ये सब सम्मति से पास भी कर दिया गया उस विधानसभा में। और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दी गई है। अगर जैसे ही केंद्र सरकार से ये सहमति मिलती है तो उसके बाद इस राज्य का नाम केरलम हो जाएगा। और रीजन क्या दिया वहां के चीफ मिनिस्टर ने कि राज्य की जो भाषा है, केरल की जो भाषा है वो है मलयालम, इसीलिए केरल का नाम केरलम किया जाएगा। इस पर विचार केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार को अगर लगेगा कि सही है तो प्रस्ताव को वहां पर सर्वसम्मति से पारित कर देगी, चाहे परमिशन दे देगी, सहमति हो जाएगी। उसके बाद केरल विधानसभा ने राज्य का नाम केरलम रख देगा। तो ये केरल से कुछ संबंधित बातें कर लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल से आप याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक शिक्षित राज्य अगर कोई हमारे देश में है तो है केरल। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना केरल से संबंधित है। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, और वहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और केरल के जो लोकसभा सीट है दोस्त 20 है, विधानसभा की अगर बात करें तो 9 है, राज्यसभा की बात करें तो 9 है। और वहीं अगर हम विधानसभा की बात करें तो 140 सीट केरल में है। और केरल का नया नाम होने जा रहा है केरलम, जो अभी हुआ नहीं है, सहमति के लिए इंतजार कीजिए। दूसरा सवाल पर बात कर लेते हैं। बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना कराने के लिए घोषणा कर दिया? ये राजस्थान, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बोला जाता है। बिहार के बाद ये दूसरा ऐसा स्टेट होगा राजस्थान, जिसमें जातिगत जनगणना कराने के लिए वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, वो घोषणा कर चुके हैं कि हमारे यहाँ भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और बिहार डटे हुए था कि बिहार में भी जातिगत जनगणना कराने की बात चल रही थी। और दूसरा राज्य राजस्थान हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। और साथ ही वहां पर जो ओबीसी का आरक्षण है पहले 21% था, लेकिन अभी हाल ही में वहां पर 21 से 27% बढ़ाने की काम चल रहा है। राजस्थान में जो एसी के जो आरक्षण है वो 16% है, एसटी 12% है, ओबीसी 21 था लेकिन अभी 27 हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस 10% है। राजस्थान से कुछ बात कर लेते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत के पहला राज्य राजस्थान ही आपको मिलेगा। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत के पहला राज्य वो राजस्थान ही है। सबसे बड़ा राज्य एरिया अनुसार राजस्थान ही है। तो ये सब जो चीजें हैं जो करंट से रिलेटेड है, ये आप याद रखिए। राजस्थान की जो लोकसभा की सीट है 25 है, वहीं राजस्थान के राज्यसभा की अगर बात करें दोस्त तो 10 है, और विधानसभा की दोस्तों बात करें तो 200 सीट है। ये आप तीनों चीज आप याद रखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, 25, 10 और 200। राजस्थान से समझिए कि हमारे देश के सबसे बड़ा राज्य है और उसकी जो राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वहां की जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जी, जो भारत के ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर
जातिगत जनगणना कराने की बात हो रही है। बिहार के बीच में कुछ चर्चा आई है, तो बिहार से भी आपको बता दें, ये देखिए बिहार से भी कुछ चर्चा आई है। बिहार की राजधानी पटना हो गया, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, लोकसभा की सीट बिहार में 40, राज्यसभा में 16 और विधानसभा की बात करें तो 243। बिहार में विधान परिषद भी है जिसकी सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधानसभा से हम याद रख सकते हैं रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत के पहला राज्य बिहार ही होगा। और बिहार में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में है। अभी हाल ही में वहां पर गैंडों को संरक्षण देने के लिए एक योजना को चालू किया गया है, जो बिहार में पटना चिड़ियाघर से लेके और वाल्मीकि टाइगर में टोटल 14 या 15 गैंडे हों, उनको संरक्षण देने के लिए ये बिहार सरकार योजना चला रही है। उस योजना का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आइए, नेक्स्ट सवाल पे बात कर लेते हैं दोस्त। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कवर करने का मतलब ये नहीं कि ये इतिहास से है, लेकिन इससे कुछ और हम बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है दोस्त, आपको बता दें ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन पहली बार मुंबई में 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ ये बिगुल फूंक दिया गया था कि करो या मरो। महात्मा गांधी की ये नारा था, डू फॉर इंडिया डाई फॉर इंडिया, करो या मरो का नारा भारत महात्मा गांधी जी ने दिया था, जो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से कहे जाते हैं। करो या मरो का नारा इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था 8 अगस्त 1942 को, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं। अगस्त क्रांति के नाम से हम जानते हैं। अगस्त से कुछ अगर बातें कर ले तो 6 अगस्त हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, वहीं जिसका नाम था फैटमैन। और वहीं 9 अगस्त नागासाकी पर गिराया गया था, नहीं 6 अगस्त का जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। तो आप भारत छोड़ो आंदोलन ये स्वतंत्रता की बात है, स्वतंत्रता से पहले की बात है। देश कितने 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलामी में जंजीरों में जकड़ा हुआ था, किसी तरह हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने, हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया। और लास्ट जो ये था मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन, बस अब लास्ट इसी का तुमको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई में इस आंदोलन को चालू किया गया था और 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एक चीज आपको निकल के आएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था, ये चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं, VVI सवाल। भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है। अभी हाल ही में पनडुब्बी को देखने के लिए टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए टाइटन गया था, जिसमें 5 लोग सवार थे और सीधे के सीधे वो अंदर ही रह गए। तो किस पनडुब्बी को विकसित किया गया, तो ये पनडुब्बी है मत्स्य 6000। ये पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। ये पनडुब्बी लेके जाएगी 3 लोगों को, और इसको रेडी कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। यह 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर गहराई में तक ले जाएगी 3 लोगों को, और दिखाएगी वहां की नजारे, वहां के दूरदर्शन, वहां के जो सपने हैं पानी के अंदर भी कैसा होता है। जो भी हाल ही में घटना घटी थी, जो अरबपति थे वो टाइटन पनडुब्बी में टाइटैनिक को देखने के लिए, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अभी हाल ही में गए थे। वो तो 3800 मीटर ही गए थे, 3 या 4 किलोमीटर अंदर ही जाने वाले थे, लेकिन 4 किलोमीटर के बाद उनके पनडुब्बी कहाँ गई ये पता नहीं चला, लेकिन खोजबीन करके निकाला गया, जिसमें 5 लोगों को मृत पाया गया। और ये 6 किलोमीटर, उससे भी 2 किलोमीटर अंदर ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है। और सोच लीजिए आप कि ये 6 किलोमीटर की गहराई तक ये जाएगा चेन्नई, जिसका नाम है मत्स्य 6000। इस पनडुब्बी का नाम है, तो आप याद रखिए 3 लोगों को ले जाएगी, समुद्रयान मिशन इसका नाम है, और मिशन के लिए ये रेडी हो रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं, नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या की वृद्धि हुई है। कर्नाटक में दोस्त आपको बता दें कि हाथियों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। कर्नाटक में पहले 6049 हाथियां थी, लेकिन अभी 6395 हो चुकी है। कर्नाटक के जो वन मंत्री है ईश्वर खड़गे ने जानकारी दी है, फसल बीमा योजना के मामले में कर्नाटक टॉप पे है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट पे कर्नाटक टॉप पे है। जस्टिस आपको बता दें कि न्याय के मामले में कर्नाटक टॉप पे है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत के पहला राज्य कोई है तो कर्नाटक है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो हुबली प्लेटफॉर्म है जो 1507 मीटर के करीब है। और कर्नाटक से आप इतना याद रखिए, कर्नाटक में वहां की जो लोकसभा सीट है 28 है, राज्यसभा की दोस्त बात करें तो 12 है, विधानसभा 224 है और विधान परिषद की बात करें तो 75 है। जहां बिहार विधान परिषद की भी जो संख्या है वो भी 75 है, कर्नाटक में भी 75 है। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया था 12 अगस्त, और राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिन पे ये मनाया जाता है, क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। एक सतत विकास की ओर इसकी जो थीम है, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भविष्य की ओर एक बढ़ता हुआ जो युवक है, जो हमारे युवक हैं, इनको वैश्विक मुद्दों से निपटने की जानकारी देना, कैसे वैश्विक मुद्दों से निपटेंगे, इसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से सवाल आ सकता है दोस्त, विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 12 अगस्त आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है, एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बारे में लोगों को जागरूकता देना। 12 अगस्त 2012 से ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया हुआ चले आ रहा है और दुनिया भर में एशियाई हाथी कम से कम अगर 60% कहीं है तो भारत में ही पाए जाते हैं। देश में पहली बार 2017 में हाथियों की गणना की गई है, अगर कभी की गई है तो 2017 में हाथियों की गणना ये पहली बार हुआ था और उस टाइम 30,000 जंगली हाथी थे, लेकिन अभी तो कम हो चुके हैं। तो इस पर भी सोचने की विचार है, इस पर भी समझने की विचार है, इस पर भी संरक्षण देने की विचार है, जानवरों के लिए भी जीने का हक है। और नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। ये ब्रिज कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जम्मू एंड कश्मीर में अब सोच लीजिए कि तिरंगा झंडा फहर रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन आज हो रहा है। मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत रियासी जिला में वहां के प्रशासन ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर इस झंडे को फहराया है, जिसका जो पुल है वो चिनाब नदी पर बना हुआ है। चिनाब कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। ये आप याद रखिए, मेरा देश मेरा माटी मेरा अभियान, ऐसे करके इस मिशन के द्वारा इस झंडे को फहराया गया है। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, हाल ही में किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन रही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये कोई वैल्यू वाला प्रोग्राम है ये, क्योंकि बदलते IQ ईयर के हिसाब से ये बदलते रहते हैं, कभी लाहौर होता है तो कभी दिल्ली होता है तो कभी कुछ होता है। अभी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ये दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कोई है तो यह है जकार्ता। और अभी इंडोनेशिया के बारे में अगर कुछ बात कर ले तो फीफा अंडर 17 की मेजबानी करने जा रहा है ये इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है। एशियन शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया में हुआ है। तो ये सब चीजें आप याद रखिए और ये सवालों के साथ आपके मैं विदा लेता हूं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। जय हिंद जय भारत। राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और